स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट मुंद्रा पोर्ट के रिगार्डिंग में। अब देखिए कि जो द हिंदू का न्यूज़पेपर है उसके अंदर एक एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश किया गया रिगार्डिंग द मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट को जहाँ पे डेवलप किया गया है गल्फ ऑफ कच्छ के रीजन के अंदर में। वो एरिया कम्प्लीटली वेस्टलैंड का हिस्सा हुआ करता था 98 के समय में, कम्प्लीटली अनयूज लैंड है उसका हिस्सा हुआ करता था 98 के समय में। अगर हम इसको कंपेयर करें प्रेजेंट समय के साथ में, तो आप देखिए कितने सारे जो कंटेनर्स हैं वो डील किए जाते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं इस मुंद्रा पोर्ट के द्वारा। इसका जो कंटेनर टर्मिनल है उसका जो फोटो है वो शो किया गया है प्रेजेंट समय में। तो कहाँ पे ये सिचुएटेड है, जो मुंद्रा पोर्ट है वो सिचुएटेड है स्टूडेंट जो गल्फ ऑफ कच्छ का जो रीजन है गुजरात के अंदर में, वहाँ पे इसको डेवलप किया गया है। इंडिया का फर्स्ट ये प्राइवेटली जो कंपनी है उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो इंडिया का ये फर्स्ट प्राइवेट पोर्ट है जिसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है स्टूडेंट्स, अडानी ग्रुप के द्वारा डेवलप किया गया। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गुजरात के अंदर में, तो इंडिया के अंदर जो बेसिकली 13 जो मेजर पोर्ट्स हैं, 13 इंडिया के अंदर में जो मेजर पोर्ट्स हैं उसके अंदर में एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है वो भी गुजरात के अंदर ही सिचुएटेड है, जिसको कि हम दीनदयाल जो पोर्ट है उसके रूप से जानते हैं। दीनदयाल जो पोर्ट है उसके रूप से जानते हैं, जिसको अर्लियर रूप से जो कांडला जो नाम है, कांडला उसका जो नाम हुआ करता था, प्रेजेंट समय में उसका जो नेम है वो चेंज किया गया। इंडियन पोर्ट एक्ट है, इंडियन पोर्ट एक्ट है 1908 का, उसके अंडर में उसका जो नेम है वो चेंज किया गया एज ए दीनदयाल पोर्ट के रूप में। कांदला पोर्ट उसका अर्लियर नेम हुआ करता था। तो वो भी एक मेजर पोर्ट है जो गुजरात के अंदर में सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स अगर हम कंपेयर करें एंशंट इंडिया का जो टाइम है उसके साथ में, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय भी एक पोर्ट सिटी है जो हुआ करता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पार्ट है उसका हुआ करता था एक पोर्ट सिटी, जिसको कि हम किसके नाम से जानते हैं, लोथल के नाम से जानते हैं, जो कहाँ पे सिचुएटेड है, वो गुजरात का जो रीजन है वहीं पे वो सिचुएटेड है। आप देखिए कि गुजरात के अंदर ही काफ़ी सारी ऐसी जो मोहर हैं वो मिली हैं दूसरे सिविलाइजेशंस का, जो शो करता है कि वहाँ पे जो ट्रेड है उसका प्रैक्टिस हुआ करता था। प्रेजेंट समय में अगर हम इंडिया के परस्पेक्टिव से बात करें तो 13 टोटल मेजर पोर्ट्स हैं, 13 टोटल मेजर पोर्ट्स हैं। आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे उन पोर्ट्स को डेवलप किया गया है। वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर में कितने पोर्ट हैं, ईस्टर्न साइड में कितने हैं। और आप देखिए कि हमारा प्रेजेंट समय में G20 का जब मीटिंग हुआ था तो इंडिया ने अपना जो लीडरशिप के अंदर एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसे लॉन्च किया था। उसका मेन मोटिव यही था कि इंडिया के जो पोर्ट्स हैं, वेस्टर्न साइड के जो पोर्ट्स हैं, उनको यहाँ पे मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज है उनके साथ में कनेक्ट किया जाएगा, जिसके अंदर बेसिकली मुंद्रा पोर्ट है, दीनदयाल पोर्ट है, और जो JNPT का जो पोर्ट है जो कि मुंबई के अंदर सिचुएटेड है उसको भी इसके अंदर में काउंट किया गया। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यूपीएससी के बारे में, तो आप देखिए कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर है, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर है 2023 का, तो उसके अंदर में एक मद्रास के पास में एक पोर्ट सिचुएटेड है जिसको कि हम एन्नोर पोर्ट के रूप से जानते हैं। एन्नोर पोर्ट का जो नाम है वो क्या हुआ करता था, ऐसा एक क्वेश्चन है 2023 का जो प्रीलिम्स है उसके अंदर में पूछा गया है। तो आपको इन पोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वेस्ट कोस्ट के ऊपर कितने हैं, ईस्ट कोस्ट के साइड में कितने जो पोर्ट हैं वो सिचुएटेड हैं। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इंडिया के अंदर में जो शिप का जो डेवलपमेंट है इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इंडिया का जो मैरीटाइम जो एरिया है, इंडिया का जो मैरीटाइम एरिया है वो कितना यहाँ पे है, कोस्टल एरिया, कोस्टल जो बाउंड्री है वो कितनी है। बट आप देखिएगा अगर हम शिप बिल्डिंग एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको काफ़ी कम है वो देखने के लिए मिलेगा। इंडिया के अंदर जो शिप बिल्डिंग का जो इंडस्ट्री है वो इतना डेवलप नहीं हो पाया। तो उसके रीजंस के बारे में भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इंडिया के अंदर जो शिप बिल्डिंग है वो क्यों नहीं डेवलप हो पाया, क्या उसके रीजंस हैं, उन सभी के बारे में। सागरमाला एक इनिशिएटिव हुआ करता था गवर्नमेंट का, जिसका मेन मोटिव यही था कि हमारा जो कोस्टल एरिया है उसका रीडेवलप किया जाए, उसको बेटर वे में डेवलप किया जाए। वहाँ की जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं उनको भी यहाँ पे डेवलपमेंट के अंदर जो स्किल देना है, कोई भी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करना है, उसका जो ध्यान है वो रखा गया था सागरमाला इनिशिएटिव के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मुंद्रा पोर्ट। गुजरात का दूसरा पोर्ट है कौन सा, दीनदयाल पोर्ट, जिसको पहले हम कांडला पोर्ट के रूप से जानते थे। इंडियन पोर्ट एक्ट है 1908 का, जिसके अंडर में उसको अमेंड किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। अब देखिए कि हमारे जो 5 स्टेट्स हैं वहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट हुए हैं
कल यहाँ पे जो तेलंगाना के अंदर जो वोटिंग है वो भी यहाँ पे कैरी आउट किया गया, वोटिंग भी वहाँ पे हुआ। आप देखिए कि वहाँ का जो टर्न आउट है 63.9% है वो देखने के लिए मिला। तो आपको बेसिक आपका जो स्टेट है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे हरियाणा से, पंजाब से या कोई भी स्टेट से, तो आपको अपना स्टेट का जो लास्ट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका जब इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे तो वहाँ पे जो टोटल टर्नआउट कितना था इसके बारे में आप गूगल जरूर से करना अगर आपको नहीं पता है। आपके स्टेट के अंदर कितनी जो महिलाएं हैं वो मिनिस्टर हैं, कितनी महिलाएं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कभी कभी ये प्रेजेंस ऑफ माइंड के क्वेश्चन हैं, आप इंटरव्यू देने के, सपोज कीजिए इंटरव्यू के अंदर अपीयर हुए, आपसे वो क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया कि कितनी वुमेन्स आपका लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसका पार्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एग्जिट पोल्स हैं, एग्जिट पोल्स को शो किया गया है कुछ बेसिकली जो सर्वे कंपनीज है उनके द्वारा स्टेट्स के अंदर में। अब बेसिकली एग्जिट पोल क्या है, आप देखिए आप वोटिंग देने के लिए एक वो जो पोलिंग बूथ है वहाँ के लिए आप एंटर करोगे तो वो ये जो सर्वे कंपनीज है इनका कोई ना कोई एजेंट उस पोलिंग बूथ के बाहर है वो यहाँ पे खड़ा होगा। बेसिकली आप वोट दे के एग्जिट करोगे, उसी के साथ में आपका जो ओपिनियन है वो पूछ लिया जाएगा कि किसको वोट दिया गया। इस तरीके से जो सर्वे हैं वो सर्वे कंपनीज के द्वारा सर्वे है उसको कैरी आउट किया जाता है। बट आप देखिएगा एग्जिट पोल्स 100% जो करेक्ट है वो नहीं होते हैं, कभी कभी आपको इसका जो चेंज है वो भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एग्जिट पोल के अंदर में जो सर्वे इनके द्वारा कंडक्ट किया गया है तो उसका जो सैंपल साइज है वो कितना है। सपोज कीजिए कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में इन्होंने 5 या 10 वोट हैं उसको एज ए सैंपल साइज के रूप में कैप्चर किया गया, और 2-3 जो अलग अलग यहाँ पे जो बूथ हैं उसके थ्रू में 10 वोटर्स का जो सर्वे है उसको कैरी आउट किया गया है इनके द्वारा। तो हो सकता है कि वो 2-3 वोट्स किसी एक कैंडिडेट को फेवर करने वाले हों, उसका जो कास्ट कॉम्बिनेशन है उसको शो करने वाले हों, उसके रिगार्डिंग में जो पर्सन है उसके रिगार्डिंग में हों वो यहाँ पे उसके जो सपोर्टर्स हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो मिसमैच है वो भी काफ़ी बार देखने के लिए मिलता है सर्वे कंपनीज के रिगार्डिंग में। अब हम एग्जिट पोल के रिगार्डिंग में जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के रिगार्डिंग में उसको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट 2 तरीके के आपको जो पोल्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, एक है एग्जिट पोल, एक है ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल आपको जस्ट बिफोर द इलेक्शन को जब यहाँ पे कैरी आउट किया जाएगा उससे पहले जो टीवी कंपनीज हैं, जो न्यूज़ का जो कंपनीज हैं, जो सर्वे कंपनीज हैं उनके द्वारा इसको कैरी आउट किया जाता है। और आफ्टर द ओपिनियन पोल आप देखिए कि वोटिंग के बाद में जब वोटिंग का दिन यहाँ पे एंड होता है उसके साथ ही एग्जिट पोल है उनको शो किया जाता है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा इनको रेगुलेट किया जाता है। 2004 के समय में इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक जो रिक्वेस्ट किया गया था लॉ मिनिस्ट्री को कि एग्जिट पोल है और ओपिनियन पोल है इनको कम्प्लीटली बैन किया जाए। कम्प्लीटली जो बैन है उसके करने की बात की गई थी, बट कोई भी स्टैट्यूटरी यहाँ पे लीगल बैकिंग ना होने की वजह से उसको बैन है वो नहीं किया गया। उसके बाद में आप देखें कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो सेक्शन 126A है, सेक्शन 126A के अंदर में यहाँ पे अमेंड किया गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंडर में, और यहाँ पे जो एग्जिट पोल्स हैं उनको अलाउ किया गया है कि आफ्टर द इलेक्शन जब यहाँ पे वोटिंग खत्म होगा उसके बाद में आप अपना एग्जिट पोल है उसको शो कर सकते हो। आपको एक वोटिंग की रिगार्डिंग में एक इन्फॉर्मेशन और होनी चाहिए स्टूडेंट्स, आप देखिए कि हमारे यहाँ पे वोटिंग का जो टाइम है वो डिसाइड किया जाता है कि 5 PM का समय है। सपोज कीजिए 5 PM का समय है, उसके बाद में आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। राजस्थान के अंदर ये बेसिकली 6 PM इसको डिसाइड किया गया था अभी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में। और 5 PM के अंदर में जो यहाँ पे जो लाइन है वो जो लगती है उस लाइन के अंदर अगर आप एंटर कर चुके हो, उस लाइन के अंदर अगर आप लग चुके हो तो आपको वोटिंग दिया जाएगा। वोटिंग देने का आपको जो राइट है वो यहाँ पे एक्सेस किया जाएगा आफ्टर द 5 PM। तो कभी कभी ये एग्जिट पोल्स हैं वो 5 PM के आसपास का जो समय है उस समय शो कर दिए जाते हैं। जैसे कि आप देखिए कि दिल्ली के अंदर जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है तो वहाँ पे वोटिंग है और 9 PM तक चलता है काफ़ी सारे बूथ के ऊपर में, जहाँ पे पॉपुलेशन का डेंसिटी काफ़ी अधिक है, लोग वहाँ पे एंटर करते हैं 5 PM के आसपास लाइन का वो ज्वाइन करते हैं और 9 PM के आसपास जो वोटिंग है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो उस समय एग्जिट पोल्स को यहाँ पे बैन करना चाहिए, 9 PM के बाद में या 10 PM के बाद में ही अलाउ करना चाहिए इनको बेसिकली। इस तरीके का भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जो एलिगेशंस है वो लगाए जाते हैं रिगार्डिंग द एग्जिट पोल्स। तो एग्जिट पोल क्या है, बूथ के समय जब एग्जिट करता हुआ कोई वोटर है उससे उसका सर्वे है वो कैरी आउट किया जाता है सर्वे कंपनीज के द्वारा, और उसी के बेसिस पे जो एग्जिट पोल है वो यहाँ पे शो किया जाता है इन एग्जिट सर्वे कंपनीज के द्वारा और टीवी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका एक कंप्लीटली कॉम्बिनेशन के थ्रू में। तो ये और इसका लीगल बैकिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर अमेंड करते हुए इसका जो टाइमिंग है इलेक्शन कमीशन के द्वारा बताया जाता है
कब आपको एग्जिट पोल शो करना है, कौन सी डेट को आपको एग्जिट पोल शो करना है, उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूएसए के बारे में है, तो यूएसए के अंदर एक इंडिया के अगेंस्ट में एक सेंटीमेंट रखने वाले एक पर्सन है, पन्नून उनका नाम है बेसिकली। तो उनके रिगार्डिंग में यूएस के द्वारा एलिगेशन लगाए गए कि इंडिया के द्वारा एक ऑपरेशन है वो कैरी आउट किया गया जिसमें उसको उनको असैसिनेट किया जा सके। इंडिया के द्वारा उन एलिगेशंस को यहाँ पे डिसएग्री किया गया है, उनको यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है कि इंडिया कभी भी इस तरीके का जो ऑपरेशन है उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है किसी भी फॉरेन सॉइल के ऊपर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो टनल यहाँ पे कोलैप्स हुआ था, सिल्कियारा नाम का जो जगह है उत्तरकाशी के अंदर में, आपको जो होमवर्क दिया गया था काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक उसको कंप्लीट नहीं किया है। होमवर्क क्या था कि जो वेस्टर्न पार्ट है किसका, उत्तराखंड स्टेट का जो वेस्टर्न पार्ट है उसको हम गढ़वाल हिमालयाज के रूप से जानते हैं, ईस्टर्न पार्ट को हम कुमायूं के रीजन के नाम से जानते हैं। तो इनका जो मिडिल का जो पार्ट है जिसके अंदर में जो काफ़ी सारे हमारा अल्मोड़ा नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिचुएटेड है, पिथौरगढ़ है, अल्मोड़ा है, तो इनको बेसिकली किस नाम से हम जानते हैं उसके बारे में आपको बताना था। ये आपका आज भी होमवर्क है, अगर आपको समय मिले तो आप ज़रूर से इसके बारे में कमेंट करना, गूगल करना इसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा एक स्पीच के अंदर कहा गया कि कास्ट, ये बेसिकली जो कास्ट सेंसस का जो डिमांड किया जा रहा है अपोजिशन के द्वारा, तो उसके अगेंस्ट में उनका एक स्टेटमेंट है कि कास्ट के अगर हम बात करें तो बेसिकली जो कास्ट हमारे कम्युनिटी को जो डिवाइड करती हैं वो है पुअर और यहाँ पे जो वेल्दी पर्सन है उनका एक कास्ट है, यूथ है, वुमेन एंड फार्मर्स ये बिगेस्ट कास्ट के रूप में उन्होंने बताया गया है। अगर आप किसी पॉलिटिशियंस के साथ में इस तरीके का स्टेटमेंट देखोगे तो उनके द्वारा कहा जाएगा कि कास्ट बेसिकली टू ही टाइप का है, एक मैन है एक वुमेन है। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। कास्ट सेंसस के रिगार्डिंग में था। कास्ट सेंसस की अगर हम बात करें 1938 के 31 के समय इसको जब कॉलोनियल अथॉरिटीज हुआ करते थे उनके द्वारा कैरी आउट किया गया। 2011 के समय भी इसको कैरी आउट किया गया था। बट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है तो इकोनॉमिक जो डाटा है, सोशियो इकोनॉमिक डाटा उनको रिलीज किया गया था। अब कास्ट सेंसस का जो डिमांड है बिहार के अंदर जब इसको कैरी आउट किया गया है तो उसके बाद में कंटिन्यूस देखने के लिए मिली है हर एक स्टेट के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कास्ट सेंसस। सेंसस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्यों, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उनके द्वारा एवरी 10 ईयर के बेसिस पे जो सेंसस है वो कंडक्ट किया जाता है। सेंसस हमारा एक्ट है 1948 का उसके समय में। और आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है जिनके द्वारा जो सेंसस है उसको कंडक्ट करवाया जाता है। अगर हम बात करें इंडिया में सेंसस के बारे में तो फर्स्ट सेंसस है 1878 के समय कंडक्ट हुआ। अगर हम सिंक्रोनाइज सेंसस के बारे में बात करें तो 1881 के समय में फर्स्ट जो सिंक्रोनाइज सेंसस है उसको कैरी आउट किया गया था। रिपन उस समय हमारे कौन हुआ करते थे, वॉइसरॉय हुआ करते थे, लॉर्ड रिपन। आप देखिए कि लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस के रूप से भी जाना जाता है। लोकल जो गवर्नेंस का जो सिस्टम है, गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, अर्बन लोकल बॉडीज, उनके फादर के रूप में भी इनको देखा जाता है। और इन्हीं के द्वारा जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है उसको इनके द्वारा बेसिकली सीज किया गया था, उसको यहाँ पे रोका गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसके द्वारा लोकल जो लैंग्वेज की जो न्यूज़पेपर हैं जिनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है वो लगाए गए थे। एनएसओ के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिक्स जो ऑफिस है उनके द्वारा जो डाटा है वो रिलीज किया गया है। डाटा इज रिगार्डिंग द जीडीपी के रिगार्डिंग में है। तो आरबीआई फोरकास्ट के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे सर्च है वो देखने के लिए मिला है, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारी परस्पेक्टिव से। बेसिकली आप देखिए कि लास्ट जो वर्ल्ड का जो पेज है, बिजनेस का जो पेज है, उसके अंदर में हमारी जो कोर इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया गया है कि कोर इंडस्ट्रीज के अंदर भी जो प्रोडक्शन है वो देखने के लिए मिला आईआईपी इंडेक्स के थ्रू में, आईआईपी जो इंडेक्स है उसके थ्रू में। तो आपका होमवर्क यहाँ पे एक और है कि जो कोर इंडस्ट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं, ऐसी कौन सी कोर इंडस्ट्री है जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है और सबसे लोवेस्ट वेटेज कौन सी कोर इंडस्ट्री का है जिसमें फर्टिलाइजर है या सीमेंट है, उसके बारे में आप ज़रूर से बताना। क्योंकि आईआईपी इंडेक्स के अंदर जो 40% वेटेज है वो कोर इंडस्ट्रीज का कवर किया गया है। तो कोर इंडस्ट्रीज जो टोटल नंबर में 8 हैं, तो हाईएस्ट किसका वेटेज है, सबसे टॉप में कौन है, और सबसे कम वेटेज किसका है, क्या वो सीमेंट का है, फर्टिलाइजर का है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, उसके बारे में ज़रूर से बताना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एफआईआर, यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी के एक पर्सन है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उनके अगेंस्ट में एक एफआईआर है उसको दर्ज किया गया है। बेसिकली उनके द्वारा नेशनल एंथम के समय जो स्टैंड है वो नहीं किया गया। अब आप देखिए कि नेशनल एंथम के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप देखिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसके द्वारा हमारा जो नेशनल एंथम है उसको कब यहाँ पे अडोप्ट किया गया।
तो ये आप देखिए कि जब भी आप चैप्टर सेकंड को रीड करोगे, जो एक पॉपुलर किताब है पॉलिटी के रिगार्डिंग में, लक्ष्मीकांत, तो लक्ष्मीकांत का जब चैप्टर सेकंड को आप रीड करोगे तो उसके अंदर एक टेबल दिया गया है, बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा अदर देन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वैसे कौन कौन से जो काम है वो किए गए थे। तो आप देखिए कि 5 वर्क्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा यहाँ पे कैरी आउट किए गए अदर देन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो हमारा जो कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर इंडिया का जो मेंबरशिप है उसको रेटिफाई किया गया। इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है उसको 22 जुलाई 1947 के समय उसको अडॉप्ट किया गया, 22 जुलाई है। ये फ्लैग किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, तो आपको इनका जो नाम है वो पता होना चाहिए। ये जो फ्लैग है किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, आप देखिए कि काफ़ी फेमस पर्सन है, 2-3 टाइम्स हमारे जो पीएम सर हैं उनके द्वारा भी अपने स्पीच के अंदर उसका जो नाम है वो कवर किया गया है। क्या उनका नाम वेंकैया नाम से है कोई बेसिक नेम, तो वो आप बेसिकली कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। थर्ड, अगर हम बात करें इंडिया का जो नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है और इंडिया के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं, तो एक तो हुआ हमारा एंथम हुआ, फर्स्ट प्रेसिडेंट हुआ, और इंडिया का जो सॉन्ग है वो यहाँ पे अडोप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 के समय में, जस्ट 2 डेज बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट के अंदर में आया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कुछ वर्क हैं जो बेसिकली अदर देन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन उनके द्वारा किए गए। अगर हम बात करें हमारे नेशनल एंथम के बारे में, तो 1911 के समय कांग्रेस का जो सेशन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था स्टूडेंट्स, कोलकाता के अंदर में। कोलकाता के अंदर में जो सेशन ऑर्गेनाइज हुआ उसके अंदर में इसको फर्स्ट टाइम सिंग किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है कलकत्ता का 1911 का उस समय में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे नेशनल एंथम के बारे में, तो जन गण मन हमारा नेशनल एंथम है जो किसके द्वारा लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर अभी न्यूज में किस वजह से थे, शांति निकेतन की वजह से न्यूज के अंदर में थे, जो उनके द्वारा डेवलप किया गया था। वीरभूम डिस्ट्रिक्ट है जिसको कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को के द्वारा। अगर हम बात करें नेशनल एंथम के बारे में, तो आप देखिए कि नेशनल एंथम के रिगार्डिंग में ही 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 एक कमेटी बना था, स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह बेसिकली हमारे एक मिनिस्टर हुआ करते थे उस समय में। तो स्वर्ण सिंह कमेटी बना जिसके द्वारा क्या बात किया गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। आप इस कंट्री के सिटीजन हो तो आपका कोई ना कोई ड्यूटी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फंडामेंटल ड्यूटी बनाई गई। आर्टिकल 51A है उसको इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, और आर्टिकल 51A का जो ए है, सब क्लोज ए है, उसके अंदर में बताया गया है कि अबाइड बाय द नेशनल जो एंथम है, नेशनल जो फ्लैग है उसको हमें रेस्पेक्ट करना है, उसको हमें यहाँ पे प्रमोट करना है। ये हमारा जो फर्स्ट ड्यूटी है उसके अंदर भी एक्सप्लेन किया गया है। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि फर्स्ट हमारी फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर में नेशनल सॉन्ग है उसको नहीं मेंशन किया गया, नेशनल सॉन्ग को नहीं मेंशन किया गया है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमें रेस्पेक्ट करना है हमारे नेशनल फ्लैग को और नेशनल एंथम को। सॉन्ग को नहीं मेंशन किया गया है आर्टिकल 51A के अंडर में, जो फर्स्ट हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। कौन से कंट्री से हमने जो फंडामेंटल ड्यूटी का जो प्रोविजन है वो लिया है स्टूडेंट्स, यूएसएसआर नाम का जो कंट्री है उससे हमने फंडामेंटल ड्यूटी का जो प्रोविजन है उसको अडॉप्ट किया था। तो ये नेशनल एंथम के बारे में है, यहाँ पे स्टैंड नहीं हुए, उसको रेस्पेक्ट नहीं दिया गया, उनके अगेंस्ट में एफआईआर है वो फाइल की गई है। आप देखिए कि हमारे जो सिनेमा हॉल्स हैं, हमारे जो सिनेमा हॉल्स हैं उनके अंदर भी जो नेशनल एंथम है उसको यहाँ पे बिफोर कोई भी मूवी का स्टार्टिंग से पहले इसको जो यहाँ पे सिंग किया जाता था। तो उसका एक केस है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसका अगर हम केस के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो केस इज रिगार्डिंग द श्याम नारायण चौकसी है, श्याम नारायण चौकसी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। श्याम नारायण चौकसी, श्याम नारायण चौकसी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस है 2003 का, जो मध्य प्रदेश के अंदर में फाइल हुआ था। उसके बाद में अपील प्रोसेस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कहा बेसिकली केस इज रिगार्डिंग द कि कोई फिल्म के अंदर में, मूवीज के अंदर में यहाँ पे नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट नहीं किया गया, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2017-18 के समय अपना जजमेंट डिलीवर करते हुए कहा गया कि जो हमारे सिनेमा हॉल्स हैं उनके अंदर भी नेशनल एंथम है उसको गाया जाएगा जस्ट बिफोर द ओपनिंग ऑफ द मूवी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अभी देखिए कि केरल के अंदर में हमने एक ब्लास्ट का जो न्यूज़ है उसको डिस्कस किया था।
यहोवा विटनेस नाम का एक कम्युनिटी है, जो क्रिश्चियंस का कम्युनिटी है, उसी के अंदर एक सेक्ट आपको देखने के लिए मिलता है, यहोवा विटनेस। यहोवा विटनेस, आप नाम याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे नाम है जेहोवा, जेहोवा, यहोवा या जेहोवा विटनेस के नाम से इसको हम जानते हैं। जो क्रिश्चियनिटी के अंदर जो होली ट्रिनिटी है उसके अंदर ये बिलीव नहीं करते हैं। आप देखिए कि इनके द्वारा जो नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो भी प्रमोट नहीं किया जाता है। इनका एक आइडियोलॉजी है कि जब भी वॉर का सिचुएशन हो कोई दो कंट्रीज के बीच में, अगर हम एक कंट्री को सपोर्ट करेंगे तो दूसरा कंट्री हमारे ऊपर जो ऑपरेशन है वो कर सकता है। तो ये न्यूट्रलिटी को फॉलो करते हैं, न्यूट्रलिटी को इनके द्वारा बेसिकली फॉलो किया जाता है। यहोवा विटनेस, इनका भी एक केस है नेशनल एंथम के रिगार्डिंग में ही। तो वहां पे अभी रिसेंटली ब्लास्ट की वजह से ये न्यूज के अंदर में था। जो भगवान जीसस है, जो जीसस भगवान है क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग में, तो जीसस को ये जो भगवान का रूप का नहीं मानते, एज ए मैसेंजर ऑफ गॉड के रूप में इनके द्वारा यहाँ पे उनका जो वर्शिप है वो किया जाता है कि वो भगवान के एक दूत है, वो बेसिकली भगवान नहीं है जीसस। ये यहोवा विटनेस जो कम्युनिटी है उसके अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा। 19 सेंचुरी के समय इस कम्युनिटी का ओरिजिन हुआ था। कहाँ पे ओरिजिन हुआ? यूएस के अंदर में एक पर्सन है जिनके द्वारा इसको चलाया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, झारखंड के बारे में है, तो चीटिंग के रिगार्डिंग में कंपटीशन का जो चीटिंग एग्जाम्स है उसके अंदर में जो चीटिंग किया, कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर जो चीटिंग किया गया किसी के द्वारा, तो उनके ऊपर जो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट जो उसके जो प्रोविजंस है वो बनाए गए हैं एक्ट के अंदर में। गवर्नर के द्वारा उसको बेसिकली असेंट है वो भी दिया गया आर्टिकल 200 के अंडर में। बेसिकली यहाँ पे जो प्रोविजंस इनको हार्ड बनाया गया उसके बिहाइंड का रीजन यही है कि चीटिंग को रोका जाए कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर में। आप देखें कि यहाँ पे बात की गई है डेटिंग ऐप्स के बारे में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कोविड-19 के बारे में, तो कोविड-19 से अनएम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ स्टूडेंट्स। आप देखिए कि डिजिटल जो फ्रॉड है, कम्प्लीटली जो वर्ल्ड है वो भी डिजिटल वे में चेंज हुआ कोविड के समय में, चाहे एजुकेशन का समय हो, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का समय हो। आप देखिए कि उन्हीं जो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर में जो फ्रॉड हैं वो इंक्रीज हुए हैं। जो डेटिंग ऐप्स हैं उनके थ्रू में फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन्स हम करते हैं उनके थ्रू भी जो फ्रॉड है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। भगवान बुद्ध ने कभी डिजायर के पर्सपेक्टिव में कहा था कि वर्ल्ड इज कम्प्लीटली फुल ऑफ द सोरो एंड डिजायर इज द क्योज ऑफ द सोरो, कि जो दुख का जो कारण है वो आपकी जो इच्छाएं हैं, जो डिजायर है वही आपका एक कारण है जिसकी वजह से आपको जो दुख है वो होता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डेटिंग एप्स के बारे में कि कोविड के समय में जो फ्रॉड किस तरीके से इंक्रीज हुआ, उसी का एक स्टोरी है जिसको शो किया गया कि एक पर्सन अपने आप को काफ़ी ज़्यादा रिच है वो शो किया करता था। रिच शो करने की वजह से उसको जो पर्सन है वो कांटेक्ट किया और उसका जो किडनैप है वो किया गया। बाद में पता लगा कि वो डेटिंग ऐप्स के थ्रू अपना जो फ्रॉड उसने एक बेसिकली जो इमेज है वो बनाई थी कि वो काफ़ी ज़्यादा रिच है, काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला है, और उनके द्वारा उसको किडनैप किया गया। बाद में पता लगा कि उसके पास में इतना पैसा है, मनी है, वो नहीं है। उसी का फ्रॉड के रिगार्डिंग में केस है जिसको यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इजराइल पैलेस्टाइन के बारे में है, तो इसमें 2-3 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया गया। अब देखिए कि इजराइल पैलेस्टाइन के अंदर में कहा गया कि जो हमास का जो रीजन है गाजा स्ट्रिप, वहाँ पे आप देखिए 1.3 मिलियन जो पीपल हैं आउट ऑफ द 2.3 मिलियंस के, वो यहाँ पे डिस्प्लेस हुए हैं इस कन्फ्लिक्ट की वजह से। इजराइल पैलेस्टाइन का जो वॉर का जो सिचुएशन है वो क्रिएट होने की वजह से। तो हमें क्या करने का ज़रूरत है, क्यों यहाँ पे ये हुआ? इजराइल का जो पॉइंट है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि इजराइल ने जो सेल्फ डिफेंस का उसके पास में पावर है, उसके प्रोस्पेक्टिव से अपना जो एरिया है उसको प्रोटेक्ट किया गया है। इसके अंदर में 2 स्टेट सॉल्यूशन के बारे में भी बात की गई कि 93 का जो ओस्लो अकॉर्ड है जिसके अंदर 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात की गई है कि वेस्ट बैंक का जो गवर्नमेंट है वो कंप्लीट यहाँ पे जो करप्शन है वो हाई लेवल के ऊपर में है, उसके अगेंस्ट में जो वॉइस है वो रेज करने का समय है। इसके अलावा इसमें अब्राहम अकॉर्ड के बारे में भी बात की कि यूएस के द्वारा यहाँ पे जो इस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा इस अब्राहम अकॉर्ड को साइन करवाया गया था 2020 के समय में, जिसमें इजराइल का जो रिलेशंस है वो किसके साथ में, अरब कंट्रीज़ के साथ में डेवलप करने की बात की गई थी। तो इजराइल पैलेस्टाइन जो इश्यू है उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से ये वॉर को रोका जाए और आने वाले समय में वहाँ पे जो प्रोस्पेरिटी है उसको इंक्रीज किया जाए। उसके पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया गया कि सेल्फ डिफेंस का यहाँ पे क्या है। सेल्फ डिफेंस का बेसिकली राइट है। इजराइल को उसके ऊपर में अटैक किया गया था, किसके द्वारा? हमास के द्वारा 7 अक्टूबर के समय में। आप देखिए कि यूएनएससी का जो चार्टर एक्ट है उसके अंदर में राइट टू इंटरवेंशन का कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। राइट टू प्रोटेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है यूएनएससी का आर्टिकल्स के अंदर में, बट राइट टू प्रोटेक्ट जब यहाँ पे अप्लाई होगा जबकि बेसिकली कोई यहाँ पे जीनोसाइड है वो सब किया जाए।
सिविलियन कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना चाहिए था, उन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो आपको अब्राहम अकॉर्ड सेल्फ डिफेंस का जो आर्टिकल है उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन है उसके बारे में डिस्कस किया गया। आप देखिए कि फर्स्ट टाइम में 1997 के समय ब्रॉडकास्टिंग का जो कमीशन है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आया, उसके बाद में 2007 के समय में आया है, और प्रेजेंट समय में यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा जो यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन की रिगार्डिंग में एक थर्ड जो कमीशन है, थर्ड जो बिल है उसको प्रपोज किया गया है। उसका मेन मोटिव यही है कि हमारा जितना भी यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग की रिगार्डिंग में जो एजेंसीज हैं उनको समय समय पे रेगुलेट किया जाए, उनको ऑडिट किया जाए। जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो गाइडलाइंस है उनके बेसिस पे उनका जो ऑडिट है वो देखने के लिए मिले, एक्सटर्नल ऑडिट का वहाँ पे प्रोविजन हो। तो उन्हीं सब पॉइंट्स के बेसिस पे इसको रीड किया गया है। इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके बारे में आप रीड करना। यहाँ पे आप देखिए कि जो OTT का जो प्लेटफॉर्म है, ओवर द टॉप का जो प्लेटफॉर्म है, उनको भी यहाँ पे रेगुलेट करने की बात की गई है इस ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशंस के अंदर में। उनके पास में बेसिकली अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका रिकॉर्ड होना चाहिए, जो भी ब्रॉडकास्टर है उनके पास में, उन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। क्यों इसका अर्जेंसी है प्रेजेंट समय में, तो आप देखिए कि इसका जो पेनिट्रेशन है वो इंक्रीज हुआ है, उसकी वजह से इसको रेगुलेट करने का समय है, प्रेजेंट समय का जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग में। यहाँ पे म्यांमार के बारे में डिस्कस किया गया है। म्यांमार के बारे में डिस्कस ये किया गया कि जो चिन लैंड है, कल भी मैंने आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर में बताया था, चिन लैंड का जो एरिया है वो डिक्लेयर किया गया है। तो वहाँ का जो आर्मी है उसको कम्प्लीटली जो सेटबैक है वो रिसीव हुआ है, जिनको यहाँ पे लग नहीं रहा था कि कोई सिविलियन इस तरीके का अपराइजिंग होगा। तो उस तरीके का अपराइजिंग को यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि उनके द्वारा कैसे एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल डाउन किया गया और उसके बाद में वहाँ से तो सिविलियन अपराइजिंग हुआ है। इंडिया का जो मिजोरम है उसके पास से ही जो एरिया है वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में, आप देखिए कि हमारा जो कंट्री है उसके अंदर साइमल्टेनियस इलेक्शंस आपको देखने के लिए मिलते थे। साइमल्टेनियस इलेक्शंस यहाँ पे हुआ करते थे, बट आप अगर हम बात करें 1969 का समय है, उस समय में कुछ स्टेट्स के अंदर में जो दूसरी गवर्नमेंट पावर के अंदर में आई, स्टेट्स का जो साइकिल है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हुआ। साइमल्टेनियस इलेक्शंस है वो यहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट होना डिस्टर्ब हुई है। उसके बाद में प्रेजेंट समय में हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं कोविंद, रामनाथ कोविंद हैं, उनका लीडरशिप के अंदर में एक पैनल है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में। उनके द्वारा बेसिकली यहाँ पे प्रपोज किया गया है कि आर्टिकल 368 के अंदर भी अमेंड किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि मोर देन हाफ जो स्टेट्स हैं उनका जो नोड है वो चाहिए यहाँ पे एक्ट को इस्टेब्लिशमेंट में लाने की रिगार्डिंग में। 2029 जो ईयर है उसको यहाँ पे सजेस्ट किया गया है कि जिसके अंदर साइमल्टेनियस इलेक्शंस हैं उनको यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाए। बट उसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं स्टूडेंट्स। पहले हम आर्टिकल्स को बारे में डिस्कस करते हैं कि 29 में जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर में अमेंड करना होगा। हमारे जो लोकसभा का जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में आर्टिकल्स के बारे में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 83 का जो क्लोज 2 है जिसमें ड्यूरेशन के बारे में बात की गई है, आर्टिकल 85 का जो क्लोज 2 है जिसके अंदर डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा के बारे में बात की गई है। तो ड्यूरेशन एंड डिजोल्यूशन का जो प्रोसेस है उसको यहाँ पे डील किया गया है। तो इन दोनों ही आर्टिकल्स के अंदर अमेंड करने का जरूरत है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की रिगार्डिंग में आप देखिए कि 172 जो ड्यूरेशन के बारे में बात करता है, 172 का जो 1 है क्लोज, और 174 का जो क्लोज सेकंड है जिसके अंदर भी यहाँ पे डिजोल्यूशन प्रोसेस के बारे में बात की गई है। तो इन आर्टिकल्स के अंदर अमेंड का जरूरत है। साइमल्टेनियस इलेक्शंस का क्या ड्रॉबैक रहेगा? ड्रॉबैक ये देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स, आप देखिए कि हमारे जो रीजनल मैटर्स हैं, जो स्टेट के जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे सबमर्ज होंगे नेशनल टॉपिक्स के साथ में। रीजनल पार्टीज का जो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो परफॉर्मेंस है वो भी इफेक्ट हो सकती है। कोई नेशनलिज्म का जो वेव है उसके पर्सपेक्टिव में जो रीजनल पार्टीज हैं उनका जो परफॉर्मेंस है वो भी इफेक्ट हो सकता है। बट इसका आपको एक एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए कि जब भी हमारे जनरल इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, जैसे लास्ट टाइम 2019 के समय हुए थे, तो हमारे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे कि उड़ीसा नाम का जो स्टेट है, उड़ीसा का स्टेट के अंदर में जो रीजनल जो इलेक्शंस है उनके जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस है वो साथ में ही कंडक्ट करवाए जाते हैं, जैसे 2024 के समय भी होंगे। तो आप देखिए कि वहाँ पे रीजनल जो पार्टी है, बीजेडी नाम का एक पार्टी है, भारतीय जनता दल है शायद उसका नेम, तो वो पार्टी है वो पावर के अंदर में आती है उड़ीसा के अंदर में, और सेंटर का जो सीट्स है वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी है वो अच्छा परफॉर्म करती है। तो वो भी यहाँ पे बताया गया है। क्यों जरूरत है साइमल्टेनियस इलेक्शन का? आप देखिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको लगाया जाता है। जैसे स्टेट्स के इलेक्शन होने वाले हैं तो अक्टूबर के समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया गया और अभी दिसंबर तक रहा।
तो 3 मंथ्स यहाँ पे इफेक्ट हुए। प्रेजेंट समय में जो 5 स्टेट्स के अंदर में जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। इसके अलावा आप देखिए कि हर 3 मंथ्स के अंदर 4 मंथ्स के अंदर कोई ना कोई स्टेट का जो इलेक्शन है वो देखने के लिए मिलता है। ये वर्किंग प्रोसेस को यहाँ पे हार्म करता है, पॉलिसी पैरालिसिस को ये बूस्ट करता है। पॉलिसी पैरालिसिस आपको देखने के लिए मिलेगा, कोई मेजर डिसीजंस है वो नहीं लिए जा सकते सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो सब आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि जो तेजस हैं, नए जो आर्मी के रिगार्डिंग में जो भी वेपन्स हैं जिनका जरूरत है, वो डिफेंस एक्विजिशन जो काउंसिल है जिसको किसके द्वारा हेड किया जाता है, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसको हेड किया जाएगा। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को उनके द्वारा अप्रूवल दिया गया है कि हमारे यहाँ पे जो नए जितने भी तेजस के जो जेट्स हैं, जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं उनका ज़रूरत है। अब ये यहाँ पे कैबिनेट के पास में जाएगा, उनको अप्रूवल करना होगा। आपको डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल एंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो प्रोग्राम है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो काउंसिल है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो किसके द्वारा हेड की जाती है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती है। यहाँ पे जो इंडिजीनियस जो प्रोडक्शन है उनको भी यहाँ पे अडॉप्ट किया जाएगा कि 70% के आसपास जो इंडिजीनियस जो वेपन्स को जो डेवलप किया गया है इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है उनसे उसको अडॉप्ट किया जाएगा ड्यू टू द यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत या सेल्फ रिलायंस है उसको प्रमोट करना है। निज्जर की डेथ के बारे में है, जो ब्रिटिश कोलंबिया का जो रीजन है, वैनकूवर का जो रीजन, वहाँ पे हरदीप सिंह निज्जर का डेथ हुआ था। कनाडा के द्वारा इंडिया के अगेंस्ट में जो एलिगेशंस लगाए गए थे तो उसके बारे में डिस्कस किया गया है। काफ़ी बार हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया है स्टूडेंट्स। तो आप देखिए कि अभी यूएस के द्वारा एलिगेशंस लगाए गए हैं। हमारा एक नेवी का एक एक्सरसाइज है, नेवी का जो एक्सरसाइज है उसके बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेवी का एक्सरसाइज 1995 के समय में जो मिलान नाम का एक्सरसाइज है, जो मिलान नाम का या मिलन नाम का जो एक्सरसाइज है जो इंडियन नेवी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अभी इसको फरवरी के समय ऑर्गेनाइज किया जाएगा काफ़ी बड़े वे के अंदर में, जिसमें काफ़ी सारे जो कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो इंडिया का एक बिगेस्ट नेवल एक्सरसाइज है वो होने वाला है, जिसको अब फरवरी का जो मंथ है उसके अंदर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। फोर्थ आपको यहाँ पे फोर्थ बेसिकली जो दिसंबर का जो दिन है वो आपको पता होना चाहिए कि जिसको कि हम नेवी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और आप देखें कि इंडियन नेवी के अंदर जो 3 एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो शिप हैं उनको भी यहाँ पे एंट्री किया गया है। ये से जो कोचीन का जो शिपयार्ड है उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है, कोचीन का जो शिपयार्ड है उसके द्वारा इनको डेवलप किया गया है। आपको यहाँ पे बेसिकली जो प्रोजेक्ट 75 है, प्रोजेक्ट 75 आई है, प्रोजेक्ट 75 है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जिसके अंदर हमारी जो सिक्स जो बेसिकली न्यूक्लियर जो सबमरीन है उनको डेवलप करने की बात की गई थी, जिसके अंदर में फ्रांस का जो यहाँ पे कोलोब्रेशन है उसके साथ में। तो नेवी के बारे में है, 4 दिसंबर का जो दिन है उसको नेवी डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 1970 दिन की 71 के समय में आप देखिए कि जब समय जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर का समय था, जो इंडियन नेवी के द्वारा कराची पोर्ट के ऊपर में अटैक किया गया था। कराची पोर्ट को उस ऑपरेशन को जो नाम दिया गया था ऑपरेशन ट्राइडेंट है। ऑपरेशन ट्राइडेंट उस ऑपरेशन का जो नाम दिया गया, जिस ऑपरेशन के अंदर कराची पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था इंडियन नेवी के द्वारा, जिसके अंदर में आप देखिए कि महावीर चक्र है वो भी दिया गया था। एक बेसिकली नेवी के ऑफिसर हुआ करते थे, बब्रूबान यादव हैं, उनको यहाँ पे महावीर चक्र है वो दिया गया था ऑपरेशन ट्राइडेंट के समय में। तो उसी का जो मेमोरी है उसके रूप में हम नेवी डे है उसको सेलिब्रेट करते हैं। इस साल जो नेवी डे है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा, 1660 के समय में एक दुर्ग है जो यहाँ पे डेवलप किया गया था। किनके द्वारा ये जो दुर्ग है वो डेवलप किया गया था, शिवाजी महाराज के द्वारा इस दुर्ग को डेवलप किया गया था, जिसको कि हम सिंधु दुर्ग के फोर्ट के रूप से जानते हैं। सिंधु दुर्ग जो फोर्ट है उसके रूप से जानते हैं, वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर ये सिचुएटेड है। सिंधु दुर्ग फोर्ट जो किसके द्वारा डेवलप किया गया, शिवाजी महाराज के द्वारा। शिवाजी महाराज जो चक्रवर्ती शिवाजी महाराज हैं उनके द्वारा। आप देखिए कि हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं उन्हीं का कंट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग में नेवी का जो फ्लैग है उसके अंदर भी चेंज किया गया था। प्रेजेंट समय का जो वॉरफेयर स्टेट्स हैं उनके अंदर में जो नेवी है वो उनके द्वारा काफ़ी सारा जो डेवलप काफ़ी अच्छे वे में जो डेवलप है वो किया गया। नेक्स्ट इज अबाउट द लॉस एंड डैमेज जो फंड है उसके बारे में है, लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में है। आप देखिए कि लॉस एंड डैमेज जो फंड है उसके बारे में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो कोप 27 का जो मीटिंग हुआ था, कोप 27 का मीटिंग कहाँ हुआ, कोप 27 का जो मीटिंग है शर्म इल शेख नाम की जो जगह है, शर्म इल शेख कहाँ पे है, इजिप्ट के अंदर में। इजिप्ट के अंदर में जो जगह है
वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसके अंदर लॉस एंड डैमेज फंड को इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई थी। आप देखिए कि उसको अडॉप्ट किया गया है। COP 28 का जो फर्स्ट डे है, कहाँ पे हो रही है COP 28? दुबई के अंदर में। तो उसके अंदर उसको अडॉप्ट किया गया है लॉस एंड डैमेज फंड को। लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनसेट किया जाएगा इसको उन कंट्रीज के जो क्लाइमेट चेंज से प्रेजेंट समय में डील कर रहे हैं, चाहे वो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हों, जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज है वो हों, उनको यहाँ पे कंपनसेट है वो किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको मैनेज किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक बेस ये लॉस एंड डैमेज फंड है, जिसको कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट के द्वारा मैनेज किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक बेस इस लॉस एंड डैमेज फंड को $250 यहाँ पे मिलियन डॉलर का जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में बात की गई है। अलग अलग कंट्रीज के द्वारा इसमें कंट्रीब्यूट किया गया है वॉलेंट्री पर्सपेक्टिव से। आप देखें कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा 145 जो यहाँ पे मिलियन जो रुपए हैं, जो यहाँ पे कंट्रीब्यूट किए गए हैं, डॉलर मिलियन $145 मिलियन डॉलर्स यहाँ पे कंट्रीब्यूट किए गए हैं। जर्मनी के द्वारा 100 किया गया है। इसके अलावा यूएस के द्वारा 70 मिलियन है, यूके के द्वारा 50 है और जापान के द्वारा 10 मिलियन का जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है वो किया गया है लॉस एंड डैमेज फंड के अंदर में। वर्ल्ड बैंक ऑपरेटेड है सेपरेटेड, यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो सेपरेट सेक्रेटरीट है उसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। डेवलपिंग कंट्रीज एंड स्मॉल आइलैंड जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं उनको यहाँ पे जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में क्लाइमेट चेंज के परस्पेक्टिव से ही। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे एक न्यूज़ है वो मिस की है। एक न्यूज़ बेसिकली इसरो के रिगार्डिंग में थी। इसरो के अंदर में जो पोलार रीजन है उसको ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग में एक सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया जाएगा। और आज जो 1 दिसंबर का जो दिन है, 1 दिसंबर का जो दिन है उसको कि हम BSF का जो राइजिंग डे है उसके रूप से भी जानते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रूप से। आप देखिए कि इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है, इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है जिसको कि LOC के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे BSF के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। और जो बांग्लादेश के साथ का एरिया है वो भी BSF के द्वारा ही प्रोटेक्ट किया जाता है। 1 दिसंबर 1965 का जो दिन है उस समय में इस फोर्स को यहाँ पे रेज किया गया था, उसको बनाया गया था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे रसिया के द्वारा जो LGBT का जो यहाँ पे मूवमेंट है उसको कम्प्लीटली अबोलिश किया गया है। आप देखिए कि कंबोडिया के जो यहाँ पे PM है उनके द्वारा कहा गया कि मैकोंग रिवर के ऊपर जो डैम है वो नहीं कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ताइवान के लीडर्स के द्वारा यहाँ पे जो चाइना के साथ में रिलेशनशिप है उसके बारे में कहा गया है। ताइवान का लोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये हमारा डिफेंस के परस्पेक्टिव से है, यूरोपियन यूनियन के इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हम कंबोडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। सपोज करना स्टूडेंट्स ये इंडिया है, सपोज करना ये इंडिया है। इंडिया के यहाँ पे आपको क्या सिचुएटेड है, यहाँ पे म्यांमार सिचुएटेड है, ये रखाइन स्टेट्स है। आप देखिए कि ये जो एरिया है इंडिया का जो मानसून है उसके परस्पेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। हमारे जो मानसून विंड्स हैं उनको डिफ्लेक्ट करने के रिगार्डिंग में। तो ये जो बेसिकली मिजोरम म्यांमार का जो एरिया है, म्यांमार के यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो सिचुएटेड है जिसको कि हम थाईलैंड के रूप से जानते हैं। आपने IMT हाईवे के बारे में डिस्कस किया होगा। इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड। यहाँ पे स्टूडेंट चाइना है, यहाँ पे चाइना है। थाईलैंड की अगर हम बात करें स्टूडेंट, थाईलैंड का जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा लाओस नाम का जो कंट्री है, लाओस नाम का कंट्री है वो यहाँ पे सिचुएटेड है। लाओस के अलावा आप देखिए कि थाईलैंड का जो सदर्न पार्ट है उसके अंदर में कौन है, उसके अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा कंबोडिया। और ये कंबोडिया के जो यहाँ पे PM है, कंबोडिया यहाँ पे सिचुएटेड है। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा इस एरिया के अंदर वियतनाम। वियतनाम अब आप देखिए वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, वियतनाम, लाओस और ये कंबोडिया का जो रीजन है जिसको कि हम किसके नाम से जानते हैं, इंडो चाइना के साथ में। अब आपको यहाँ पे एक बेसिकली याद होना चाहिए स्टूडेंट, जब भी हम इंडिया और चाइना के बारे में डिस्कस करते हैं तो डिप्लोमेटिक वे में कभी उसको इंडिया चाइना नहीं लिखा जाता है, उसको हमेशा लिखा जाएगा सिनो इंडिया। उसको क्या लिखा जाएगा, सिनो इंडिया, डिप्लोमेटिक वे में। और यहाँ पे जो इंडो चाइना जो वर्ड यूज किया जाता है वो हमेशा वियतनाम, लाओस, कंबोडिया की ये जो कंट्रीज हैं उनके लिए। अगर हम मैकोन रिवर के बारे में बात करें तो तिबेतियन प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है और इन कंट्रीज के थ्रू यहाँ पे फ्लो करती है। एक मैकोन गंगा नाम का एक इनिशिएटिव भी है, मैकोन गंगा नाम का भी एक इनिशिएटिव है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसमें इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड है। इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड है जो ट्राइलेटरल हाईवे वाले हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया नाम की जो कंट्रीज हैं वो भी इसका पार्ट है। किसका, मैकोंग गंगा नाम का जो रिवर है उसका, जो 2000 के समय में जिसको स्टार्ट किया गया था। मैकोंग रिवर है उसको हम एक लैंकांग नाम के रिवर के नाम से जानते हैं। लकांग नाम का जो रिवर है उसके रूप से भी उसको हम जानते हैं मैकोंग रिवर को।
नेक्स्ट गाजा का स्ट्रिप के बारे में है, उसको बेसिकली होस्टेज के रिलीज के रिगार्डिंग में एक न्यूज़ है, उसको भी पब्लिश किया गया था कि एक 17 ईयर्स की बेसिकली गर्ल चाइल्ड है जिसका अपना जो पेट है उसके साथ में उसको रिलीज किया गया है। जेरूसलेम के एरिया के बारे में है, वहाँ पे जो 3 पर्सन है उनको गन डाउन किया गया है, तो जेरूसलेम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और इजराइल हमास वॉर के रिगार्डिंग में चाइना का जो स्टेटमेंट है उसको डिस्कस किया गया है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है डिप्लोमेसी के रिगार्डिंग में, हेनरी कैसेंजर, उनका डेथ हुआ है 100 ईयर्स की एज के अंदर में। आप देखिए कि प्रेसिडेंट निक्सन के साथ मिलकर इन्होंने काफ़ी कुछ कैरी आउट किया था। 1971 की जो वॉर है उसके समय पाकिस्तान को इन्होंने सपोर्ट किया था, जिसको कि जो प्रेजेंट समय में कांग्रेस का गवर्नमेंट है उनके द्वारा कहा गया कि इंदिरा गांधी एंड उनका जो उस समय में जो पर्सन हुआ करते थे जो उनके एडवाइजर है उनके द्वारा कैसे इनका जो है थ्रेट्स है उसको डील किया गया था उस 1971 के समय में। तो निक्सन और जो हेनरी कैसेंजर हैं इनके द्वारा आप देखिए कि डिप्लोमेसी के अंदर में जो डिप्लोमेसी है उसके अंदर में काफ़ी कुछ रोल है वो प्ले किया गया है। 1971 की वॉर के समय में जॉर्डन को अलाउ किया गया कि आपको यहाँ पे पाकिस्तान को जो सपोर्ट है वो देना है, चाहे वो एयर का सपोर्ट हो इस इंडिया पाकिस्तान वॉर के समय में। यूएनओ का एक बॉडी है, यूएन का सॉरी एक बॉडी है डब्ल्यूएमओ जिसको हम जानते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, अर्लियर इसको आईएमओ के नाम से हम जानते थे 1873 के समय में जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था। डब्ल्यूएमओ कब किया गया? 1950 के समय में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। उनके द्वारा कहा क्या गया है 2023 का जो ईयर है वन ऑफ द हॉटेस्ट ईयर होगा, ये यूएन की बॉडी के द्वारा कहा गया डब्ल्यूएमओ के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट कोर इंडस्ट्रीज के बारे में आपको बताना है, तो यहाँ पे भी जो ग्रोथ है वो देखने के लिए मिला है। आईआईपी इंडेक्स निकाला जाता है जिसके अंदर कोर इंडस्ट्रीज के बारे में बात की जाती है। 40% वेटेज कोर इंडस्ट्रीज का है। 8 हमारी कोर इंडस्ट्रीज हैं। आपको होमवर्क क्या दिया था हमने कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो कौन सी इंडस्ट्री का है और सबसे कम वेटेज है वो कौन सी इंडस्ट्री का है, ये आपको बताना है इस 40% के वेटेज के अंदर में। तो ये आपका होमवर्क है, ये आज का जो न्यूज़पेपर डिस्कशन था जिसको हमने डिस्कस किया, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उन सभी के बारे में। तो आप इनको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है उसको बार बार रीड करना स्टूडेंट, जिससे कि आप और नोट डाउन जरूर से करना जिससे कि आपको हेल्प मिले यहाँ पे एग्जाम के प्रोसेस के अंदर में। नेशनल एंथम का केस है, यहोवा विटनेस है जो केरल के अंदर में है, मेहुल जो चौकसी वाला जो केस है, श्याम नारायण चौकसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सिनेमा हॉल्स के अंदर इसको अलाउ किया गया। 52 सेकेंड का है हमारा जो यहाँ पे एंथम है जो बेसिकली जनगण मन। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टुडेज न्यूज़पेपर। 1 दिसंबर को एड्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। एड्स के रिगार्डिंग में भी जो साइंस एंड टेक के ऊपर एक न्यूज़ मेंशन थी। बीएसएफ डे के रूप में भी इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। बीएसएफ डे के रूप में भी बीएसएफ का राइजिंग डे है, 1965 के समय इसको रेज किया गया था। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।